हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूँ यश। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम 1861 के अधिनियम से लेकर भारत शासन अधिनियम 1935 तक की बात करेंगे। और मेरे साथ यूं ही बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं 1861 के अधिनियम की। इस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर दिया गया था और यहीं से केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण भी होता है। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को पुनः कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाता है और इसी के साथ प्रशासनिक स्तर पर विकेंद्रीकरण भी प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जब यह बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी कानून बनाएंगी तो उनका कानून तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक वायसराय की अनुमति न मिल जाए। इसी अधिनियम के तहत वायसराय को संकटकालीन दशा में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया जाता है। इसके बाद अगला अधिनियम आता है 1892 का अधिनियम, जिसमें पहली बार निर्वाचन सिद्धांत को स्वीकार किया गया था और अब सदस्य जो हैं वो वार्षिक बजट पर बहस कर सकते थे और सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न भी पूछ सकते थे, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था सदस्यों को अभी। अब 1892 के अधिनियम के बाद आता है 1909 का अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय मार्ले थे भारत के सचिव और मिंटो थे वायसराय। तो इस अधिनियम को लाने के पीछे बैकग्राउंड यह था कि इससे पहले जो 1892 का अधिनियम था उससे भारतीयों को बहुत निराशा हुई थी और वायसराय कर्जन का जो 7 वर्ष का शासन था उसमें भारतीय जनता को बहुत असंतोष हुआ था। भारतीय जनता उग्र हो गई थी अब, क्योंकि बंगाल विभाजन जैसे ही लागू हुआ था उसे लेकर उदारवादियों और उग्रवादियों के मध्य वैचारिक मतभेद बढ़ने लगे थे और सरकार ने उदारवादियों को अपने पक्ष में करने के लिए और उग्रवादियों से उनकी दूरी बढ़ाने के लिए सुधारों की घोषणा कर दी थी। दरअसल हुआ यह था कि कांग्रेस का नेतृत्व कहीं उग्रवादियों के हाथ में न चले जाए, इसका डर सरकार को सता रहा था। इसीलिए उदारवादियों के प्रति उन्होंने अपनी उदारता दिखानी शुरू कर दी। अब आगे भारत का मुस्लिम समुदाय जो था वह भी निकट भविष्य में होने वाले संवैधानिक सुधारों से भयभीत हो रहा था, क्योंकि 1892 के अधिनियम में जो निर्वाचन पद्धति की बात की गई थी उसके कारण आने वाले समय में उसका और भी विकास हो सकता था और मुस्लिम समुदाय के अंदर यह भय पैदा हो रहा था कि यदि यह निर्वाचन पद्धति और विकास करती है तो सभी संस्थाओं में बहुसंख्यक हिंदुओं का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। और मुस्लिम समुदाय के इसी भय का फायदा उठाया ब्रिटिश सरकार ने और वे लगातार मुस्लिम संप्रदाय को प्रोत्साहित करने लगे। और इसी क्रम में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल वायसराय मिंटो से मिलता है और मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग करता है। और ब्रिटिशर्स के लिए तो यह सबसे बड़ा मौका था फूट डालो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाने का। तो बड़ी आसानी से वायसराय मिंटो ने इस पृथक निर्वाचन प्रणाली को मान्यता देते हुए स्वीकृति के लिए लंदन भेज दिया और मिंटो ने इस दिन को भारतीय इतिहास की युगांतरकारी घटना कहा। चलिए तो अब देखते हैं कि 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म के प्रावधान किस तरह से थे। तो इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार भारतीयों को भारत सचिव की परिषद और वायसराय की परिषद में स्थान दिया गया था। इसके तहत भारत सचिव की परिषद में सैयद हुसैन बिलग्रामी और वायसराय की परिषद में सत्येंद्र सिन्हा को शामिल किया गया था। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति भी लागू की गई थी इसमें, और सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने तथा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया था और साथ ही उन्हें संशोधित प्रस्ताव रखने का अधिकार भी था और इस तरह विधायिका के कार्यों में वृद्धि की गई थी। इस अधिनियम के तहत मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू कर दिया गया था, जिसने अब भारतीयों के मध्य एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। अब बात करें इस अधिनियम के मूल्यांकन की, तो हम देखते हैं कि यह अधिनियम जो था वो भारतीयों के हित में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की जो बात की गई थी वह सीमित मताधिकार सुधारों का केवल दिखावा था, क्योंकि उम्मीदवार और मतदाता के लिए कठोर योग्यताएं रखी गई थी इसमें। और वोट डालने का अधिकार सिर्फ उन्हें था जो आयकर का भुगतान करते थे और जिनके पास सरकार द्वारा दी गई उपाधियां थीं। और स्त्रियों को चुनाव लड़ने या वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। और सबसे बड़ी बात, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन देकर भारतीय समाज से अलग करने का प्रयास भी किया गया था और इसी का कारण था कि देश का विभाजन हुआ। इसके संदर्भ में गांधी जी कहते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। तो
तो यह थी 1909 के पार्लियामेंटरी रिफॉर्म की पूरी कहानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1919 के अधिनियम की, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय के भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू और वायसराय थे चेम्सफोर्ड। तो इस अधिनियम को लाने का बैकग्राउंड इस तरह है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था, जिसमें कांग्रेस ने मुस्लिम पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया था और इसी से ब्रिटिश सरकार को अन्य संप्रदायों पर पृथक निर्वाचन लागू करने की प्रेरणा मिलने लगी थी। अब प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा कर दी थी, जो घोषणा 1917 में हुई थी और इसे अगस्त घोषणा कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि हम स्वशासन करने वाली संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास करते हुए भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे और इसका लक्ष्य होगा कि भारत में स्वशासन का विकास करना। लेकिन भारत में यह स्वशासन विभिन्न चरणों में दिया जाएगा और इन चरणों का निर्धारण इस बेसिस पे किया जाएगा कि भारतीय स्वशासन की दिशा में कितनी प्रगति कर रहे हैं और इस प्रगति का निर्धारण भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के प्रावधान किस तरह से थे। तो इस अधिनियम में इंग्लैंड स्थित भारत सचिव के जो परिषद की सदस्य संख्या है उन्हें घटा दिया गया था, जिसमें पहले सदस्य संख्या होती थी 15, तो उसे घटाकर अब सदस्यों की संख्या 8 से 12 के बीच कर दी गई थी। और भारत सचिव पर संसद के नियंत्रण बढ़ाने के लिए इसके कार्यों के खर्च की जो राशि थी, तो यह राशि ब्रिटिश संसद पर आरोपित कर दी गई थी। और इंग्लैंड के भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई थी और इस उच्चायुक्त का खर्च और वेतन भारतीय राजस्व पर आरोपित कर दिया गया था। भारत सरकार के परामर्श पर ब्रिटिश सम्राट इस उच्चायुक्त की नियुक्ति करता था और इसके मुख्य कार्य कुछ इस तरह से थे कि भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामग्रियों की खरीद करना, ब्रिटिश व्यापारिक हितों की देखरेख करना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की भी देखरेख करना। अब आगे इस अधिनियम में भारत सरकार के स्तर पर भी परिवर्तन किया गया था, क्योंकि अब द्विसदनी केंद्रीय विधायिका का निर्माण कर दिया गया था, जिसमें एक केंद्रीय विधान परिषद और दूसरी राज्य परिषद थी। और फिर मुस्लिमों के साथ साथ अब एंग्लो इंडियंस और सिखों को भी पृथक निर्वाचन दिया गया और प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। चलिए अब देखते हैं कि ये प्रांतों में जो द्वैत शासन लागू हुआ था वह था कैसा। तो द्वैत शासन प्रणाली की अवधारणा का जन्मदाता लियोनस कार्टिस को माना जाता है और द्वैत शासन के तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटकर प्रांतीय परिषद को शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अब ये 2 प्रांतीय विषय थे, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषयों के अंतर्गत आते हैं कानून व्यवस्था, वित्त व्यवस्था, भू राजस्व, खनिज संसाधन, सिंचाई आदि। और इन आरक्षित विषयों पर शासन करता था गवर्नर, और गवर्नर अपनी कार्यकारिणी के वे सदस्य जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी न होकर गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे, उनके माध्यम से इन आरक्षित विषयों पर कंट्रोल करता था। और हस्तांतरित विषयों में आ जाते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग आदि। तो इन हस्तांतरित विषयों पर शासन का अधिकार था भारतीय मंत्रियों को, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो ये सारे अधिनियम के प्रावधान थे। अब यदि 1919 के अधिनियम का मूल्यांकन करें तो भारत के संवैधानिक विकास में इस अधिनियम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को शासन का अधिकार दिया गया था। इससे भारतीयों में शासन की समझ बढ़ी थी और देश के मतदाताओं को वोट देने की समझ भी विकसित हुई थी तथा प्रांतीय स्तर पर स्वशासन की दिशा में इसे एक प्रगतिशील कदम माना जा सकता है। और इस अधिनियम के तहत जो भारत सचिव के खर्च को भारतीय राजस्व से हटाकर ब्रिटिश संसद पर आरोपित किया गया था, यह भी एक सकारात्मक कदम था और महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया था, जो एक सराहनीय कदम माना गया। लेकिन इन पॉजिटिव फैक्ट्स के साथ साथ कुछ लिमिट्स भी थी इस अधिनियम की। चलिए देखते हैं वे क्या थी। तो अभी भी मताधिकार को सीमित रखा गया था और उसका आधार संपत्ति को ही बनाए रखा गया था। और जो द्वैत शासन की अवधारणा लाई गई थी, उसके माध्यम से सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा भी खंडित हुई और द्वैत शासन में भारतीय मंत्रियों को विकास कार्य के लिए वित्तीय सहयोग नहीं मिला था और जितने भी सिविल सेवक थे उन पर नियंत्रण होता था भारत सचिव का। इसलिए वे भारतीय मंत्रियों के प्रति उदासीन रहते थे, उनके कार्यों के प्रति उदासीन रहना होता था उन्हें।
इसीलिए फाइनली निष्कर्ष यह निकलता है कि 1919 का जो अधिनियम था वह सुधारों का एक दिखावा मात्र था। और गांधी जी के शब्दों में कहें तो यह अधिनियम भारत में आर्थिक शोषण और उसे गुलाम बनाए रखने की प्रक्रिया का एक अंग मात्र था। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस भी कहते हैं कि यह अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का जाल है। तो ये सारी बातें थीं 1919 के अधिनियम की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1935 के अधिनियम की। तो इस एक्ट को लाने का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति करके ब्रिटिश सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार कर लिया था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था वह असफल रहा है और अब नए प्रावधानों को शामिल करने की ज़रूरत है। और जब नेहरू रिपोर्ट आई थी तो उसमें भी प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी, इसलिए सरकार पर दबाव बढ़ रहा था सुधारों के लिए तथा भारत के संवैधानिक सुधार के मुद्दे पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जा रहे थे और इन्हीं आधारों पर 1935 का अधिनियम पारित होता है। अब देखते हैं कि इस अधिनियम में प्रावधान किस तरह से थे। तो एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण होगा जिसके अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत, मुख्य आयुक्त के प्रांत और देशी रियासतों को रखा जाएगा। किंतु संघ तभी अस्तित्व में आएगा जब कम से कम आधी रियासतों के संघ में शामिल होने की सहमति मिल जाएगी। एक बार संघ में शामिल होने पर रियासतों को अलग होने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन रियासतों का समर्थन न मिलने के कारण संघ अस्तित्व में आ ही नहीं पाया। अब इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन लागू किया जाएगा, जिसके तहत 1919 के अधिनियम के समान ही केंद्र में विषयों को आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों में बांटा जाएगा तथा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत भी किया जाएगा और एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी प्रांत में। इसी तरह प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया जाएगा और इसी के तहत 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति भी बनाई रखी गई और समस्त विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया, पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी संवर्ती सूची। और इस तरह शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा भी किया गया। और इसी 1935 के अधिनियम के तहत ही एक संघीय रेलवे प्राधिकरण का गठन किया गया और गवर्नर जनरल को धारा 93 के तहत विवेकाधीन शक्तियां भी दी गईं। वह आपातकाल में राज्यों का शासन अपने हाथ में ले सकता था और विधेयकों पर अंतिम सहमति देने तथा न देने दोनों के अधिकार उनके विवेक पर छोड़े गए। तो ये सारे प्रावधान थे 1935 के अधिनियम के। अब इसका मूल्यांकन देख लें तो जिन्ना ने कहा था कि यह अधिनियम मूल रूप से बहुत बुरा है और किसी भी तरह स्वीकार करने लायक नहीं है, और जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे दास्ता का प्रावधान कहा। उन्होंने कहा कि इसने हमें एक ऐसी गाड़ी दे दी है जिसमें ब्रेक तो बहुत है पर इंजन नहीं है। और इस अधिनियम के तहत केंद्र में एक पूर्णतः उत्तरदायी शासन का अभाव था। साइमन कमीशन ने जिस द्वैध शासन को प्रांतों से समाप्त करने की सिफारिश की थी, अब उसे केंद्र में लागू कर दिया गया था। दूसरी तरफ प्रांतीय स्वायत्तता पर अनेक अंकुश लगाए गए थे और इस अधिनियम में मूल अधिकारों का अभाव भी था। और एक तरह से ब्रिटिश सरकार अभी भी अपने अधिकारों को कमज़ोर नहीं होने देना चाहती थी भारतीयों के ऊपर। लेकिन यह अधिनियम महत्वपूर्ण इस रूप में माना जा सकता है कि इसने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अनेक प्रावधानों का आधार तैयार कर दिया गया था। और हम जानते भी हैं कि भारतीय संविधान में ज़्यादातर चीज़ें इस अधिनियम से उठाई गई हैं। तो यह था 1935 का अधिनियम। और इस अधिनियम के साथ ही अगले वीडियो से हम इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।